हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में आज हम स्टडी करेंगे पीबी शैली की सोनेट ओज़िमंडियाज़। लेकिन सोनेट को लाइन बाय लाइन स्टडी करें, हम एक एक वर्ड को, पोएटिक डिवाइसेस को समझें, उससे पहले इस वर्ड को समझ लेते हैं, ओज़िमंडियाज़ को। ठीक है। एक्चुअली ओज़िमंडियाज़ हैज़ मल्टीपल मीनिंग्स। वेरी फर्स्ट मीनिंग इज ए पर्सन who was once famous, okay, but is now forgotten, okay। तो एक मीनिंग तो ये है ओज़िमंडियाज़ का। सेकेंड, समथिंग ऑफ इमेंस साइज, क्लियर। एंड थर्ड वन, ए डिक्टेटर, ये भी इसका मीनिंग है। ओज़िमंडियाज़ के अगर हम मीनिंग देखें तो इस तरह से काफ़ी मीनिंग है, लेकिन हमें हमारी इस पोएम में इसका मतलब समझना है कि इस पोएम के अंदर, इस सोनेट के अंदर इसका क्या मतलब है, वो जानना है हमें। ठीक है। तो ये जो पोएम है ना हमारी, इसके अंदर इस वर्ड को यूज़ किया गया है, ए ब्रोकन स्टेचू ऑफ रामज़ेस सेकेंड। और ये है कौन? एंशिएंट इजिप्टियन फ़ारो। ये कौन होता है फ़ारो? ये रूलर्स होते थे ना जो एंशिएंट इजिप्ट के अंदर, उनको बोलते थे फ़ारो। तो एक तरह से इजिप्ट के जो रूलर थे, जिनका नाम रामज़ेस सेकेंड था, उनके लिए इस वर्ड को यूज़ किया है, ओज़िमंडियाज़ को, इस वर्ड को यूज़ किया है। अब ये इससे कैसे रिलेट कर रहे हैं वो आपको पोएम में पढ़ने को मिलेगा। तो पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करें हम। चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करते, एक एक लाइन को समझते हैं बहुत अच्छे से। ये जो आपको डिफरेंट कलर्स के अंदर लाइन दिख रही है ना, हम उतना उसे पढ़ेंगे, उसके बाद में उसकी पोएटिक डिवाइस करेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो पहली लाइन है हमारी, आई मैट ए ट्रेवलर फ्रॉम एन एंटिक लैंड। इसके अंदर हर वर्ड बिल्कुल इजी है, लेकिन एक वर्ड मुझे थोड़ा सा लगा कि आपको बता दूं, एंटिक। वैसे तो आपने बहुत बार सुना है। तो एंटिक का मतलब है ओल्ड, टिपिकली वैल्यूएबल। ओके। इस लाइन में बस एक यही वर्ड था जो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। तो बहुत आसान लाइन है, आपको समझ में आ गई होगी कि आई मैट ए ट्रेवलर। आई मीन्स स्पीकर ऑफ द पोएम। पोएम का जो स्पीकर है ना, वो है यहाँ पर कि मैं एक बार किससे मिला? एक ट्रैवलर से मिला, यानी यात्री से मिला। स्पीकर एक ट्रैवलर से मिलता है जो एक प्राचीन देश से आया है। कहाँ से आया है? फ्रॉम एन एंटिक लैंड, एक प्राचीन देश से आया, ओल्ड एंटिक लैंड से आया है। देखिए, पोएटिक डिवाइस मेटाफर है यहाँ पे, क्योंकि ट्रैवलर जो है ये यहाँ पर एक तरह से आपको फॉर ए स्टोरी और हिस्ट्री और स्टोरी के लिए ये एक तरह से वर्ड जो है यूज हो गया है ना। ट्रैवलर वर्ड जो है वो रिलेट कर रहा है किसी कहानी से, तो यहाँ यूज हुआ है मेटाफर। इमेजरी क्या? कि कोई इमेज जैसे क्रिएट होती है किसी वर्ड को लेकर, तो वहाँ इमेजरी मानी जाती है। जैसे एंटिक लैंड आपके सामने आया तो एक इमेज बन गई। तो ये जो इमेज जो है, यही एक पोएटिक डिवाइस हो जाती है, जिसे इमेजरी के रूप में हम लिखते हैं। चलिए अब आगे लाइन पे मूव करते हैं। हु सेड टू वास्ट एंड trunkless legs of stone stand in the desert। उसने कहा कि दो बड़े बड़े, वास्ट यानी बड़े बड़े, वेरी लार्ज, ओके। ट्रंकलेस का मतलब होता है जिनके धड़ ना हो, बॉडी ना हो, पर विदाउट ए ट्रंक और बॉडी, कि ऊपर का धड़ नहीं है, सिर्फ टांगे हैं। वो भी किस तरह की? स्टोन की, पत्थर की। वो कहाँ खड़ी हैं? डेजर्ट में खड़ी हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से, यानी ये जो चीज, ये जो आपको दिखाई दे रही है ना, इस तरीके से डेजर्ट में खड़ी हैं, ऊपर धड़ नहीं है उसके। तो पोएटिक डिवाइस देख ले पहले एक बार। देखिए इसमें पोएटिक डिवाइस में क्या आया? एक तो देखो इमेजरी, एक इमेज बनकर आ गई जब आपके सामने ये वर्ड आया, वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग, है ना, ऑफ स्टोन। इस तरह की इमेज जो है वो माइंड में आ गई। तो ये जो एक पिक्चर जो हमारे माइंड में आई है ना, ये एक तरह की पोएटिक डिवाइस हो जाती है, जिसे हम इमेजरी लिखते हैं। फिर सिंबोलिज्म भी है, क्योंकि ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन यहाँ सिंबलाइज कर रहा है डिके को, यानी इसका पतन हो गया, खत्म हो गया ये, है ना। तो ये जब वर्ड आया ना ट्रंकलेस लेग, भाई अगर सही कंडीशन में होती है तो हम इसे नहीं कहते कि ये डीके को सिंबलाइज कर रही है, लेकिन टूटी फूटी सी है, टांगे अलग खड़ी हैं और धड़ का पता ही नहीं है कहाँ पड़ा है।
ठीक है, तो ये डीके को सिंबलाइज कर रहा है। तो 2 पोएटिक डिवाइस निकल कर आई। नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। नियर देम ऑन द सैंड, पास में ही जो रेत है ना वहां पर धड़ पड़ा हुआ है। हाफ संक ए शैटर्ड विजर्स लाइज। अब देखिए यहां ना मिट्टी के अंदर ही दबा हुआ है, ये पिक्चर के अंदर तो आपको मिट्टी में दबा हुआ ये दिखाई नहीं दे रहा है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए कुछ इस तरीके की पिक्चर आपके सामने रखी है कि मिट्टी के अंदर आधा धसा हुआ, आधा दबा हुआ इस तरह से वहां पर पड़ा है मूर्ति का चेहरा, जो वो मूर्ति थी उसका चेहरा पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस क्या आई? इमेजरी, क्योंकि ये जो लाइन है विजुअल इमेजिनेशन दे रही है हमें क्या कि वो जो चेहरा है जो हमें मिला है वो आधा दबा हुआ है, पैरों के पास रेत में ही आधा दबा हुआ है। क्लियर? चलिए आगे मूव करते हैं। हुज फ्रॉन, फ्रॉन क्या होता है? फ्रॉन फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं जो डिस्प्लेजर को दिखा रहे हो, यानी खुश नहीं है वो बंदा, फेस के कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन बना रहा है कि हमें पता लग रहा है कि वो खुश नहीं था, वो परेशान था या वो गुस्से में भी हो सकता है। हुज फ्रॉन एंड रिंकल्ड लिप, यानी लिप्स जो हैं उस पर भी रिंकल है और जो फेस का एक्सप्रेशन है वो बता रहा है कि वो डिस्प्लेजर में था। एंड स्नेयर ऑफ कोल्ड कमांड, और ऐसा लग रहा है उसके फेस के एक्सप्रेशन को देख के कि जैसे वो कोई आदेश दे रहा हो, कोई कमांड दे रहा हो। ठीक है, तो पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं हम। पर्सोनिफिकेशन यहाँ पर यूज हुआ है। इसमें कैसे? देखिए जो स्टैचू है ना उसकी इस तरह की मतलब क्वालिटीज दिखाई गई है कि जैसे एक जीवित आदमी होता है, लिविंग बीइंग जो होता है उसमें दिखाई देते, जैसे हुज फ्रॉन, रिंकल्ड लिप, है ना, स्नीर ऑफ कोल्ड कमांड। ये जो वर्ड्स हैं ये पर्सोनिफिकेशन की तरफ इंडिकेशन करते हैं। पर्सोनिफिकेशन आप जानते ही हैं मानवीकरण अलंकार होता है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि नॉन लिविंग में लिविंग वाली क्वालिटी जो जब दिखाई देती है। जो मूर्ति है नॉन लिविंग है लेकिन क्वालिटीज क्या बताई? देखिए फेस एक्सप्रेशन दिखा दिए, रिंकल्ड लिप्स बता दिए, तो ये जो चीजें हैं ये पर्सोनिफिकेशन को दर्शाती हैं। यहाँ तक हमारा क्लियर है, आगे मूव करते हैं। टेल दैट इट्स स्कल्पचर, स्कल्पचर मूर्ति बनाने वाला जो जिसने इसे कार्व किया है, वेल दोज पेशेंट्स रीड which yet survive stamped on these lifeless things। मतलब देखकर ऐसा लगता है, बहुत अच्छे तरीके से ऐसा लग रहा है कि जैसे मूर्ति बनाने वाला था ना उसने इसे बहुत अच्छे से समझा हो, ये जो इंसान है ना इसके पेशेंस को रीड किया हो, इसकी भावनाओं को अच्छे से जैसे कि वो जानता हो। तो ये चीज जो देख रहे हैं हम, जो फेशियल एक्सप्रेशन हमें देखने को मिल रहे हैं उससे लग रहा है कि मूर्तिकार बहुत अच्छे से इसे जानता था। विच येट सर्वाइव, कि अब वो मूर्तिकार जो है वो, और ये जिसकी मूर्ति बनी हुई है वो अब वो नहीं है दुनिया में। स्टैम्प्ड ऑन दीज लाइफलेस थिंग्स, कि ये देखने से हमें पता लग रहा है कि ना तो वो मूर्तिकार बचा है और ना ही मूर्ति जिसकी बनी है वो बचा है, क्योंकि जब मूर्ति की कंडीशन इतनी बुरी हो रखी है तो वो लोग तो जिंदा अब नहीं है। चलिए पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं। हियर इज ऑल्सो पर्सोनिफिकेशन। हाउ? देखो, द सजेशन दैट द स्कल्पचर्स फीचर्स टेल द इमोशंस, ये जो है ना कनेक्शन बता रहा है एक आर्टिस्ट के बीच में और जिसकी उसने आर्ट बनाई है उसके बीच में। सो पर्सोनिफिकेशन कैसे? क्योंकि जब देखिए कोई मूर्ति है, आपने कोई मूर्ति बनाई और वो ऐसे लगे कि जैसे बस सब कुछ उसके बारे में पता लग रहा है, जैसे उसके फेशियल एक्सप्रेशन देख के आपको अंदाज लग रहा है कि वो कैसा होगा जब वो जिंदा होगा, तो वो कैसा होगा। तो एक मूर्ति के अंदर जान भर रखी है अच्छे तरीके से, आप ये समझ लीजिए जान भर दी है, बस वो बोल ही नहीं रही है और साफ आपको पता लग रहा है कि वो कैसा, वो पर्सनैलिटी जो है वो कैसी है। तो पर्सोनिफिकेशन आप यहाँ लिख सकते हैं, हिडन है, हल्का सा हिंट हमें मिलता है पर्सोनिफिकेशन का। एलिट्रेशन यहाँ पर आया है और वो तो मैंने वैसे तो आपके सामने दिखा ही दिया है कि एलिट्रेशन कहाँ है और कैसे है, लेकिन फिर भी आप एक बार नोट करके कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना एलिट्रेशन की डेफिनेशन क्या होती है। ओके, वैसे तो आपको बता दिया है कि रेपिटेशन हुआ है, लेकिन एलिट्रेशन की प्रॉपर डेफिनेशन आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि तभी पता लगता है कि आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। आगे चलें। चलिए, द हैंड दैट मॉक दैम एंड द हर्ट दैट फीड, कि अब जो वो मूर्तिकार था ना जिस हाथ ने इसे बनाया था, मॉक दैम एंड द हर्ट दैट फीड, कि अब वो समझने वाला दिल भी नहीं बचा और वो मूर्ति बनाने वाली जो हाथ थे वो भी नहीं बचा। मतलब अब जिसने इसका मॉक, मतलब जैसे फेशियल एक्सप्रेशन की बात हुई, फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल रहा है कि वो कमांड दे रहा था, तो वो हाथ जिन्होंने इस तरह का मजाक किया, ऐसा फेशियल एक्सप्रेशन बनाया, वो हाथ भी नहीं है और वो दिल भी नहीं है जिसके अंदर ये इमोशंस थे। एंड ऑन द पेडस्टल,
सॉरी, पहले हम यहाँ इनकी पोइटिक डिवाइस देख लेते हैं, उसके बाद आगे मूव करेंगे। मेटाफर है यहाँ पे, ये जो लाइन है यहाँ पर हैंड दैट मोक दैम, ये रेफर कर रही है, रेफर्स टू द स्कल्पचर्स हैंड, है ना, जो मूर्तिकार है उसके हाथ, जिसने इसे बनाया था स्टैचू को, ठीक है। एंड द हार्ट दैट फीड, रेफर कर रही है रूलर के हार्ट को, क्योंकि पेशेंस, उसके पेशेंस को पढ़ा, उसके हाथों ने बनाया, मूर्तिकार के हाथों ने बनाया और इसके पेशेंस को एक्सप्रेस करा, लेकिन आज वो दोनों के दोनों ही नहीं हैं। तो यहाँ पर इन दोनों के लिए जो वर्ड यूज़ हुए हैं हैंड और ये हर्ट, हाँ, तो ये मेटाफर के रूप में यूज़ हुए हैं। ये यूज़ हुआ है स्कल्पचर के लिए, ये यूज़ हुआ है वो जो पर्सनैलिटी है जिसके लिए ये मूर्ति बनी है। तो हियर इज मेटाफर। नेक्स्ट लाइन है हमारी, एंड ऑन द पेडस्टल दीज वर्ड अपीयर। जो पेडस्टल होते हैं ना, मतलब ये जो यहाँ है निशान जो है पैरों के, या ये कहिए कि जो इसके जो पैर हैं नीचे जो बना देते हैं, इस तरह से मूर्ति खड़ी कर देते हैं और नीचे की तरफ इस तरह से लिख देते हैं। तो उस पेडस्टल के ऊपर, पेडस्टल में बेस होता है जिसके ऊपर खड़े हैं आप, वो उस पर कुछ वर्ड्स अपीयर हो रहे हैं। लेकिन पहले एक बार पोइटिक डिवाइस देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और बहुत सिंपल सी पोइटिक डिवाइस है कि एक इमेज आपके सामने निकल कर आ रही है, तो ये हो गई इमेजरी। लेकिन नेक्स्ट लाइन बहुत ही प्यारी सी है, इस लाइन से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये ओzymandias क्यों बोला, क्योंकि उसने मेंशन किया है माय नेम इज ओzymandias, किंग ऑफ किंग्स। अब देखिए किंग ऑफ किंग्स जो है, यहाँ कौन सी पोइटिक डिवाइस होगी, हाइपरबोले हो गया, बहुत बढ़ा चढ़ा के बोला है। फिर इसने यहाँ मेंशन भी कर दिया कि मैं कौन हूँ, ओzymandias हूँ। तो पोइटिक डिवाइस जो है उस पर नज़र डालेंगे, ये जो पेडस्टल है उस पर देखिए लिखा हुआ आपको दिखेगा ओzymandias किंग ऑफ किंग्स। एल्यूजन है यहाँ पे, क्योंकि हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट आपके सामने आया है ना, हिस्टोरिकल जो चीज़ें हैं वो आपके सामने आई हैं कि जैसा मैंने आपको बताया, ये जो ओzymandias है यहाँ पोयम में किसके लिए यूज़ हुआ है, ये जो इजिप्टियन फेरो होते थे ना, वो उनके बारे में, और वो भी इजिप्टियन फेरो कौन, जो रामजीज सेकंड है, उनके बारे में ये बात हो रही है। तो यहाँ एक हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट आ गया हमारे सामने। सो एल्यूजन आप लिखेंगे। अब हाइपरबोले आया है बिकॉज किंग ऑफ किंग्स कहा है, बहुत बढ़ा चढ़ा के बोला है। सो ये दो पोइटिक डिवाइस जो है यहाँ पे निकलती हैं। आगे चलते हैं। लुक ऑन माई वर्क्स, ये माइटी एंड डिस्पेयर। माइटी का मतलब जो बहुत ज़्यादा शान वाली जो चीज़ें होती है ना, इम्प्रेसिव पावर वाली या स्ट्रेंथ वाली, दैट इज़ कॉल्ड माइटी। एंड डिस्पेयर, डिस्पेयर का मतलब कंप्लीट लॉस, जिस मतलब जहाँ कोई आस ही ना हो, निराशा हो। लुक ऑन माई वर्क्स, कि मेरे काम की तरफ देखो, जो मैंने काम किए उनकी तरफ देखो, ये माइटी कितने बड़े बड़े काम किए मैंने। एंड डिस्पेयर, और बहुत निराश भी मैं रहा। यानी कहने का मतलब है कि ये जो पोयम है हमें ये बताती है कि चाहे कोई कितनी ही बड़ी पर्सनैलिटी हो, कितने ही बड़े बड़े काम किए हो, कितना ही ज़्यादा लोकप्रिय रहा हो, पॉपुलर रहा हो, लेकिन एक दिन वो ख़त्म हो जाता है, एक टाइम के बाद उसे भुला दिया जाता है। और यही चीज़ जो है वो इस पोएम में आपको समझने को मिलेगी। पोइटिक डिवाइस देख लें पहले, देखिए हियर इज आयरनी, यही चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। एक ड्रामेटिक आयरनी है यहाँ पे। हाउ? बिकॉज देखिए एक बार ध्यान दीजिए कि ओzymandias टेल्स other mighty rulers to despair at the sight of this work, but the reader knows that all that remains of his works is a ruined statue। कि चाहे कोई कितना भी बड़े से बड़ा काम कर लिए, लेकिन आज जो है ना वो स्थिति ऐसी हो गई है कि उनकी याद में जो स्टैचू बना दिए जाते हैं वो स्टैचू भी प्रॉपरली मेंटेन नहीं रहते हैं, वो भी एक टाइम के बाद में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डिके हो जाते हैं। तो आयरनी है, विडंबना है, चाहे उन्होंने कभी जिंदा थे जब अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े काम करे हों, लेकिन एक समय के बाद वो भुला दिए जाते हैं। नेक्स्ट लाइन है हमारी, नथिंग बिसाइड रिमेन्स। हेयर पोइटिक डिवाइस है, सिर्फ देखने लायक यहाँ पे कि जक्स्टापोजिशन है यहाँ पे। नथिंग बिसाइड रिमेन्स, कुछ नहीं बचता, बिसाइड रिमेन्स। देखिए क्या, देखो दिस लाइन इज ए जक्स्टापोजिशन, एकदम मतलब एकदम अपोजिट है एक दूसरे के जो शब्द हैं, कैसे, ऑफ द प्रीवियस लाइन, जो पहले लाइन है ना उसके बिल्कुल अपोजिट है। डिस्पाइट ओzymandias बूस्ट नथिंग रिमेन ऑफ हिज वर्क, कि कुछ नहीं बचा है, जो भी काम उसने करे, जो भी नाम उसने कमाया, कुछ नहीं बचा। इसका मतलब क्या है कि इंसान का जो अचीवमेंट है ना वो उसकी ज़िंदगी के साथ में ही रहता है, बस खाली जैसे ही ज़िंदगी ख़त्म वैसे ही इंसान भी भुला दिया जाता है। तो ये पोएम की आयरनी है। इस पोएम के अंदर जो है आयरनी का एलिमेंट है। ये ड्रामेटिक एलिमेंट होते हैं वैसे, लेकिन यहाँ पोएम में आपको देखने को मिल रहा है कि माइटी रूलर्स, जो बड़े बड़े शासक हुए हैं,
उन्होंने बड़े बड़े काम किए लेकिन भुला दिए जाते हैं एक समय के बाद। नेक्स्ट लाइन पे मूव करते हैं। राउंड द डिके ऑफ द कोलोसल रैक बाउंडलेस एंड बियर द लोन एंड लेवल सेंड्स स्ट्रेच फार अवे। कि रैक का मतलब क्या होता है? रैक होता है जो बैडली डैमेज हो गया, कुछ डैमेज हो गया बहुत बुरे तरीके से, लेकिन कुछ बचा है उसका अवशेष, यानी रैक बिल्कुल एकदम चिथड़े टाइप से, समझ रहे हैं? कोलोसल का मतलब होता है एक्सट्रीमली लार्ज, बहुत ही महान, बहुत ही बड़ा। बाउंडलेस अनलिमिटेड, ठीक है। बियर का मतलब जो बिल्कुल बंजर पड़ा है या जो कवर्ड नहीं किया गया है, बियर। ओके, तो राउंड द डिके, कि चारों तरफ नजर डालो। जो वो मूर्ति खड़ी थी ना, उस चीज के लिए वो कह रहा है कि चारों तरफ नजर डालो, सिर्फ डिके नजर आएगा ऑफ द कोलोसल रैक। सिर्फ क्या नजर आएंगे? चिथड़े थोड़े बहुत। यानी अगर किसी का पुतला भी बनाया गया है तो एक टाइम के बाद में सिर्फ चिथड़े बच जाते हैं, कुछ नहीं बचता। बाउंडलेस एंड बियर, जिसकी दूर दूर तक सिर्फ आपको मिट्टी मिट्टी नजर आएगी, जहां आपको सुनसान दिखाई देगा, कुछ भी वहाँ ऐसा नहीं नजर आएगा कि आप ये कह सके कि कभी ये इंसान जिंदा था। बाउंडलेस एंड बियर, कोई लिमिट नहीं है, यानी सिर्फ आपको ना चारों तरफ खालीपन दिखाई देगा। एंड लोन एंड लेवल सेंड्स स्ट्रेच फार अवे, और देख लो चारों तरफ दूर दूर तक आपको क्या दिखाई दे रहा है? सिर्फ मिट्टी पड़ी है। स्ट्रेच फार अवे, जहाँ तक नजर डालोगे आप, जहाँ दूर तक नजर डालोगे, यानी कभी हम एग्जिस्ट करते थे, कभी हमारे किए हुए वर्क्स भी एग्जिस्ट करते थे। लोग एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है कि लोग जो है कंसिडर करते थे हमें, लेकिन एक समय के बाद में सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा है, यानी अब जो है लोग हमें याद नहीं करते। ओzymandias के बारे में ये लिखा गया है। तो ये हमारी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन खत्म हो गई, लेकिन अभी हम पोएम के बारे में जानेंगे। पहले पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं, हमारी जो लाइन्स है इसकी पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं। देखिए, इमेजरी, ये तो है जब आपके सामने कोई भी वर्ड एक इमेज क्रिएट करता है ना, तो आप इस पोएटिक डिवाइस को लिख दिया कीजिए। ये पोएटिक डिवाइस जो है आपकी कभी भी गलत नहीं होगी, क्योंकि पोइट्री के लिए बोला गया है ना कि पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स ना, कि जब पोइट्री आती है अंदर से निकलती है, जब आपकी फीलिंग्स बहुत पावरफुल होती है तब निकलती है। तो आप सोचिए, जब फीलिंग्स पावरफुल होगी तो कोई ना कुछ तो माइंड के अंदर इमेजिन हो ही रहा होगा, तो इमेजिनेशन तो बनता है। और पोइट्री क्या है? फैक्ट और फिक्शन दोनों जब कंबाइंड करे जाते हैं पोइट्री के अंदर, तभी वर्ड्स आते हैं। तो इमेजरी तो आप लिख सकते हैं, बिल्कुल कोई गलत नहीं कर सकता उसको। यहाँ एलिट्रेशन भी है, और एलिट्रेशन की मैंने आपसे डेफिनेशन पूछी, आपको कमेंट करके मुझे बतानी है, ज़रूर बतानी है। अब थोड़ा सा कंसंट्रेशन, थोड़ा सा टाइम और दीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए पोएम के बारे में थोड़ा सा ना। फिर हम पोइट को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने क्रिटिकल अप्रिशिएशन का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है ना, रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट करना होता है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, हमें पोएम के बारे में जानना है। हमारी जो पोएम है उसके ऑथर हैं पी.बी. शैले। पी.बी. शैले का पूरा नाम है पर्सी बर्शी शैले। वॉज वन ऑफ द मेजर इंग्लिश रोमांटिक पोइट। अभी हम इन्हें आगे थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे पी.बी. शैले को, हाँ, वहाँ आपको अच्छे तरीके से बताएंगे इनके वर्क्स के अंदर क्या क्या है। पहले फॉर्म देख लेते हैं ओzymandias की। ओzymandias जो है वो शैली ने सोनेट की फॉर्म में लिखा है, यानी एक सोनेट है ये। इरेगुलर स्कीम है, स्कीम जो है ना राइम स्कीम, वो इरेगुलर है, रेगुलर नहीं है इसकी। जैसे देखिए, ए बी आ गया, लेकिन फिर ए सी आ गया, डी सी आ गया, ई डी आ गया, ई एफ, कोई रेगुलरिटी नहीं है। देखिए, यहाँ रेगुलर हुआ, यहाँ रेगुलर हुआ, फिर बाद में नहीं, तो इरेगुलर स्कीम है। ओके, और विच इज़ वेरिएशन ऑफ द ट्रेडिशनल इटालियन और पेटार्कन सोनेट, यानी ये शेक्सपियरियन जो इंग्लिश सोनेट है ना उसको फॉलो नहीं करते हैं। थीम क्या है? मेन थीम ओzymandias का क्या है? ह्यूमन की जो पावर होती है या जो अचीवमेंट्स होते हैं वो कैसे हैं? ट्रांजिएंस हैं, परमानेंट नहीं है, बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। ह्यूमन लाइफ ख़त्म, कुछ टाइम तक उसको याद किया जाता है, फिर उसके बाद में लाइफ के साथ साथ वो जो उसकी फेमस उसने जो वर्क किए हैं या जो उसकी मेमोरीज हैं वो सारी की सारी डिके हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। मैसेज सेम है, बिल्कुल सेम है। क्या कि हमें ये याद दिलाता है कि जो ह्यूमन अचीवमेंट होते हैं चाहे कितने भी ग्रैंड क्यों ना हो, वो टेम्परेरी हैं। कैसे हैं? टेम्परेरी, परमानेंट नहीं है। तो थोड़ा पोइट के बारे में जान लें, क्योंकि बहुत अच्छे पोइट हैं ये पी.बी. शैले। पी.बी. शैले कंसिडर्ड वन ऑफ द मेजर इंग्लिश रोमांटिक पोइट। रोमांटिक इरा जो है उनके मेजर इंग्लिश पोइट ही माने जाते हैं। इनका जो लाइफ स्पेन है ये 1792 से 1822 के बीच के 19th सेंचुरी के पोइट माने जा रहे हैं ये। इनके जो वर्क्स हैं वो पैशनेट इंटेंसिटी के लिए जाने जाते हैं, और क्रिटिसिज्म ऑफ द पॉलिटिकल, सोशल एंड रिलीजियस वैल्यू ऑफ द टाइम।
इनके बेस्ट नोन वर्क्स में एक तो ओzymandias है, और टू द वेस्ट विंड है, टू स्काईलार्क है, एडोनिस है, और बहुत सारे वर्क्स हैं, लेकिन कुछ जो है वो हमने यहाँ पे आपके सामने मेंशन किए हैं। ऑल्दो शेले डिड नॉट अचीव फेम, कि अपने लाइफ टाइम में इन्हें फेम नहीं मिला था, लेकिन इनको डेथ के बाद में इनको पहचान मिली, इनकी पोइट्री को पहचान मिली, इनके एक्सपायर हो जाने के बाद में। जब तक जिंदा थे तब तक इनको फेम नहीं मिला था। ये पीवी शैले के बारे में है। अब यहाँ पर बात हो रही है राइम स्कीम की। राइम स्कीम है इरेगुलर, और आपके लिए बहुत अच्छा सा टास्क है, ये बहुत प्यारा सा टास्क है। इसकी राइम स्कीम आप निकाल के मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि इरेगुलर है, और अगर इसकी आपने राइम स्कीम अच्छे तरीके से निकाल ली तो समझ लो आपको राइम स्कीम निकालनी आ गई। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया लाइक कर दीजिए, शेयर किया कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब का बटन दबाने में पैसा थोड़ी ना लगता है, दबा दो सब्सक्राइब का बटन। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।